जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर सीरीज के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में 100 पीवाईक्यू देख लिए हैं, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अलावा दोस्तों हमने एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल और ई गवर्नेंस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। आज के क्लास में दोस्तों हम साइबर सिक्योरिटी, डाटाबेस मैनेजमेंट और अन्य चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए ध्यान से। किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको हम हैकर कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डीबीएमएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है और अभी मैंने चैप्टर्स जब बताए तो हमने बताया डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट होता है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आपको बताना है डीबीएमएस का फुल फॉर्म। मैंने चैप्टर की शुरुआत में इसका आंसर बता दिया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है आपसे। वह कौन सा मालवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर देता है और इसे अनलॉक करने के लिए पैसे की मांग की जाती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, रैंसमवेयर कहते हैं उसको। ठीक है, आपके कंप्यूटर पे कंट्रोल ले लेगा और रियल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा, फिर आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर देगा और फिरौती मांगेगा। ठीक है, आपसे प्रश्न है, रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, रो और कॉलम यानी कि टेबल के फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 4 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। वेबसाइट के उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए बनाई गई नकली वेबसाइट का उपयोग करने वाले हमले को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसको फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। डेटाबेस टेबल में किसी रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बताएं, डेटाबेस टेबल में किसी रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राइमरी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए जो प्रमुख एक्ट है, कानूनी एक्ट है, वो किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2000 में। ठीक है, आईटी एक्ट 2000 में। एसक्यूएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं फायरवॉल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है आपसे। डेटाबेस में एक ही डेटा या दो से दो अधिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से संग्रहित करना क्या कहलाता है? बताएं, डेटाबेस में एक ही डेटा को दो या दो से अधिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से संग्रहित करना क्या कहलाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है डेटा रिडंडेंसी। क्या कहते हैं? डेटा रिडंडेंसी, याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। वह कौन सा मालवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसके कंप्यूटर की गतिविधियों की जासूसी करता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पाईवेयर कहते हैं उसको। ठीक है, तो कौन सा मालवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसकी कंप्यूटर की गतिविधियों की जासूसी करता है? उसको हम स्पाईवेयर कहते हैं। ठीक है, डीबीएमएस में एक रो और किस नाम से जाना जाता है? बताएं, एक रो को किस नाम से जाना जाता है? बताएं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ट्यूपल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपसे। दुर्भावनापूर्ण इरादे के बिना सिस्टम की सुरक्षा कमियों को खोजने वाले हैकर्स को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको व्हाइट हैट हैकर और इसके अलावा क्या कहते हैं? एथिकल हैकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्हाइट हैट हैकर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपसे। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में
जो डेटा वेयर हाउस है उसका प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण और भंडारण करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस प्रकार के हमले में हमलावर एक सर्वर को नकली ट्रैफिक से भर देता है ताकि वह क्रैश हो जाए? बताएं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका DDoS अटैक कहते हैं इसको, जिसमें हमलावर एक सर्वर पर अधिक से अधिक ट्रैफिक भेजता है जिससे क्या हो जाए, वो सर्वर क्रैश हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस की संरचना या लेआउट को क्या कहा जाता है? इसको स्कीमा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपसे, कंप्यूटर सिस्टम में पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में पासवर्ड को सुरक्षित और सिक्योर रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हैशिंग कहते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? दो तालिकाओं यानी टेबल्स के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसके लिए फॉरेन की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। किसी उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एसक्यूएल में डेटा को पुनः प्राप्त करने और रिट्रीव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी, सिलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है admin@2026। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? डेटाबेस में ACID गुणों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों क्यों किया जाता है? ट्रांजैक्शन की विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, मालवेयर का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो बताएं मालवेयर का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मालवेयर का पूर्ण रूप है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एसक्यूएल के अंतर्गत जो ड्रॉप कमांड है वो किस श्रेणी में आता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, DDL में। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को अपठनीय कोड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं इनक्रिप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। DBMS में डेटा की सटीकता और निरंतरता को बनाए रखने को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है आपका डेटा इंटीग्रिटी। ऑप्शन ए। वेबसाइटों में दुर्भावनापूर्ण कोड इंजेक्ट करने वाले हमले को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्या कहते हैं? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहते हैं वेबसाइट में दुर्भावनापूर्ण कोड इंजेक्ट करने वाले हमले को। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध RDBMS सॉफ्टवेयर है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ओरेकल। 29 नंबर का देखिए, संवेदनशील जानकारी को नष्ट करने से पहले कचरे के डब्बे में खोजना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं हम? डंपस्टर ड्राइविंग। क्या कहते हैं? डंपस्टर ड्राइविंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विसंगतियों यानी कि एनॉमलीज और क्या है, रिडंडेंसी को कम करना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 31 है, एक ऐसा प्रोग्राम जो वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है लेकिन कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है क्या कहलाता है? दोस्तों इसको हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपसे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है दोस्तों, डेटाबेस का प्रबंधन, सुरक्षा और रख रखाव करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है, डिजिटल लेन देन को प्रमाणित करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ओटीपी का उपयोग करते हैं, वन टाइम पासवर्ड का। ठीक है। एसक्यूएल में मौजूद रिकॉर्ड को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपडेट का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में CIA ट्रायड में टी का क्या अर्थ है? बताएं। टी का नहीं दोस्तों, आई का अर्थ बताना है आपको। तो CIA ट्रायड में आई का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है इंटीग्रिटी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, नो एसक्यूएल डेटाबेस का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, असंरचित यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड और बड़ी डेटा को संभालने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, ATM पिन डालते समय किसी के द्वारा पीछे से चुपके से देखना क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहते हैं इसको? साइबर क्राइम की दुनिया में इसको शोल्डर सर्फिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर सर्फिंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, डेटाबेस में ट्रांजैक्शन को स्थायी रूप से सहेजने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, कमिट। ठीक है। तो डेटाबेस में ट्रांजैक्शन को अस्थायी रूप से सहेजने के लिए कमिट कमांड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आम सोशल इंजीनियरिंग तकनीक है? बताइए। सोशल इंजीनियरिंग तकनीक में आम सोशल इंजीनियरिंग तकनीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लोगों को धोखा देकर संवेदनशील जानकारी निकालना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए क्या है आपसे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक कॉलम को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है। तो हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 41 है आपसे, किसी भी डेटाबेस डिजाइन में जो ER मॉडल है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 41 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है। तो ER मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या है आपसे प्रश्न पूछा गया है, रैंसमवेयर हमले से बचने के लिए सबसे प्रभावी और सुरक्षित तरीका क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण डेटा का नियमित ऑफलाइन बैकअप रखना। ठीक है। तो रैंसमवेयर हमले से बचने के लिए सबसे प्रभावी सुरक्षित तरीका यही है, जो भी महत्वपूर्ण डेटा है उनको नियमित ऑफलाइन बैकअप इनका रखना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। एसक्यूएल में एक नई टेबल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है क्रिएट टेबल। ठीक है। तो एसक्यूएल में एक नई टेबल बनाने के लिए जो कमांड यूज होता है वो होता है क्रिएट टेबल। वॉइस कॉल के माध्यम से की जाने वाली फिशिंग को क्या कहा जाता है? तो बताएं। इसको क्या कहते हैं? इसको विशिंग कहते हैं। ठीक है। तो वॉइस कॉल के माध्यम से अगर फिशिंग हो रही है तो इसको विशिंग कहते हैं। ठीक है। डेटाबेस के संदर्भ में मेटा डेटा का अर्थ आपसे पूछा गया है, बताइए। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है डेटा के बारे में डेटा। ठीक है। तो डेटा अबाउट डेटा को डेटा क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। ठीक है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर उपकरण जो कीबोर्ड पर दबाई गई कुंजियों को रिकॉर्ड करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम की लॉगर कहते हैं। ठीक है। तो आप मतलब कितनी भी कुंजियां दबाइए ये काउंट करके रखेगा। ठीक है। उसका रिकॉर्ड रखेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सभी संभावित मानों के संग्रह को क्या कहा जाता है
जो एक ट्रिब्यूट में हो सकते हैं। तो दोस्तों क्या कहा जाता है बताएं। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है डोमेन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है देखिए, साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है। तो दोस्तों साइबर बुलिंग का अर्थ है डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किसी को परेशान करना, डराना या अपमानित करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है आपसे, एसक्यूएल के अंतर्गत ग्रांट और रिवोक कमांड किस श्रेणी में आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है DCL, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है आपसे आपसे प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर की कोडिंग में मौजूद उस सुरक्षा खामी को क्या कहते हैं जिसके बारे में डेवलपर को कोई जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों क्या कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसको जीरो डे वल्नरेबिलिटी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर की कोडिंग में मौजूद उस सुरक्षा खामी को क्या कहते हैं जिसके बारे में डेवलपर को कोई जानकारी नहीं होती, उसको जीरो डे वल्नरेबिलिटी कहते हैं। और उसी का उपयोग करके क्या करता है, हैकर हैकिंग अपना पॉसिबल कर लेता है। ठीक है, एक टेबल में एट्रीब्यूट्स कॉलम्स की कुल संख्या को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। ठीक है, तो एक टेबल में एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स की कुल संख्या को डिग्री कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आपसे प्रश्न है, वीपीएन का उपयोग साइबर सुरक्षा में किसके लिए या किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा बताएं। वीपीएन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन को इनक्रिप्ट करने और ऑनलाइन पहचान छिपाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, एसक्यूएल में किसी टेबल से विशिष्ट शर्तों के आधार पर रो को डिलीट करने के लिए किस क्लॉज का उपयोग होता है। तो दोस्तों वेयर क्लास का। ठीक है, तो इसमें आपको वेयर कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है आपसे, किसी वैध यूजर के नेटवर्क सेशन को बीच में ही हाईजैक करने वाले हमले को क्या कहा जाता है। तो बताएं, किसी वैलिड यूजर के नेटवर्क सेशन को बीच में ही हाईजैक करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसको सेशन हाईजैकिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा। ठीक है, एक टेबल में, चलिए क्वेश्चन सामने आ रहा है, एक टेबल में जो रो होते हैं जिनको ट्यूपल्स कहते हैं, इनकी कुल संख्या को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम कॉर्डिनैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक टेबल्स में जो ऐसे रो होता है ना, ऐसे मान लीजिए ये टेबल है तो इस कॉलम को एट्रीब्यूट्स कहते हैं, इस बीच वाले को सेल कहते हैं, और ये जो रो है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूपल्स कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे क्या करें, कुल संख्या इनकी काउंट करें रो की, ठीक है, यानी कि 1 2 3 रो हैं तो इनको कलेक्टिवली हम कॉर्डिनैलिटी कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है, सुरक्षित वेबसाइट के URL की शुरुआत में HTTPS होता है, इसमें यस का अर्थ क्या है। तो दोस्तों सिक्योर, क्या अर्थ होता है इसका, सिक्योर। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब एक ट्रांजैक्शन विफल हो जाता है तो पुराने डेटा को वापस पाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बताएं, क्या कहेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसको हम रोल बैक कहेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब एक ट्रांजैक्शन विफल हो जाता है तो पुराने डेटा को वापस पाने की प्रक्रिया रोल बैक कहते हैं। उसके बाद आपसे प्रश्न बना है, SMS के माध्यम से की जाने वाली धोखाधड़ी या फिशिंग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको स्मिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मिशिंग। ठीक है, आपसे प्रश्न है, हायरार्किकल डेटाबेस में डेटा को किस संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हायरार्किकल डेटाबेस में डेटा को ट्री स्ट्रक्चर में व्यवस्थित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या है, नेटवर्क सुरक्षा में DMZ का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों डीमिलिटराइज्ड जोन। क्या है, डीमिलिटराइज्ड जोन।
इसका फुल फॉर्म है DMZ का। क्वेश्चन नंबर 61 है, SQL क्वेरी में जो डुप्लीकेट रो है उसको हटाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसको हटाने के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में जो बैक डोर है इसका क्या कार्य है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामान्य सुरक्षा जांच को बाईपास करके अनधिकृत पहुंच प्रदान करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, डेटाबेस में डेटा इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेटाबेस स्कीमा के एक स्तर को बदले बिना दूसरे स्तर को बदलने की क्षमता डेटा इंडिपेंडेंस कहलाता है। ठीक है, डेटाबेस में। क्वेश्चन नंबर 64 है आपसे, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किसी संगठन द्वारा जानबूझकर बनाए गए नकली कमजोर सिस्टम को क्या कहा जाता है जो हैकर्स को आकर्षित करता है? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं हनीपॉट। ठीक है, तो सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किसी संगठन द्वारा जानबूझकर बनाए गए नकली कमजोर सिस्टम को हम हनीपॉट कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किसी वास्तविक दुनिया की वस्तु या अवधारणा को क्या कहा जाता है जिसके बारे में डेटा संग्रहित किया जाता है? तो दोस्तों उसको हम एंटिटी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से किसी डिवाइस से अनधिकृत रूप से डेटा चुराने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ब्लू स्नफर्मिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लू स्नर्फिंग, ब्लू स्नफर्फिंग ब्लू स्नर्फिंग कहते हैं इसको। ठीक है, तो ब्लूटूथ के कनेक्शन के माध्यम से किसी डिवाइस से आप अनधिकृत रूप से इलीगली, ठीक है, अनऑफिशियल तरीके से डाटा चुराने को हम ब्लू स्नर्फिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए एटलीस्ट प्रोनाउंसिएट तो हुआ। क्वेश्चन नंबर 67 है, एसक्यूएल के अंतर्गत जो इंसर्ट इनटू कमांड है ये किस श्रेणी में आता है? बताएं, आपको ये किस श्रेणी में आता हुआ दिख रहा है? तो ये दोस्तों DML श्रेणी में आता है। इंसर्ट इनटू कमांड DML श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बायोमेट्रिक सुरक्षा तकनीक नहीं है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिन या पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 69 है, डेटाबेस में एक ऐसी स्थिति जहां दो ट्रांजैक्शन एक दूसरे के द्वारा लॉक किए गए डेटा को जारी करने का इंतजार करते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेड लॉक। क्या कहते हैं? डेड लॉक। तो डेटाबेस में एक ऐसी स्थिति जहां दो ट्रांजैक्शन एक दूसरे के द्वारा लॉक किए गए डेटा को जारी करने का इंतजार करते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते, उनको हम डेड लॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, वायरस और वॉर्म में मुख्य अंतर क्या है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 70 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्म को फैलने के लिए किसी होस्ट प्रोग्राम या मानवीय गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो वर्म को फैलने के लिए किसी होस्ट प्रोग्राम या मानवीय गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती, याद रखिएगा, जबकि वायरस में होती है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशंस हिस्ट्री, उसके पीढ़ियों से संबंधित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर जो भी प्रश्न बने हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है, प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित की गई दुनिया की पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका फोर्ट्रॉन। क्या है? फोर्ट्रॉन। ठीक है, तो व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित की गई दुनिया की पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है, आईसी चिप्स यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? तो दोस्तों बताएं, आईसी चिप्स यही क्रांति लेके आया कंप्यूटर की दुनिया में। तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसको हम कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 हमने देख लिया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों डेनिस रिची के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? विश्व के पहले पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। इसका नाम है एनियाक। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एनियाक। तो विश्व के पहले पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम एनियाक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूर्ण रूप से समर्थन करती है और जिसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट माना जाता है? तो दोस्तों ये कौन सी भाषा है? इसका राइट आंसर है आपका जावा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, पढ़िए। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और VLSI तकनीक की शुरुआत हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौथी पीढ़ी। ठीक है, तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और VLSI तकनीक की शुरुआत हुई? तो दोस्तों चौथी पीढ़ी में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या है। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1991 में पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया था। 79वां क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले यांत्रिक कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसको क्या कहा जाता था? इसको कहते थे एनालिटिकल इंजन। क्या कहते थे? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए इसको। कंप्यूटर द्वारा सीधे समझे जाने वाले बाइनरी कोड 0 और 1 में लिखे गए निर्देशों को किस भाषा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इनको हम किस भाषा के रूप में जानते हैं? इनको हम मशीन लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, 0-1 को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए इसको। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता थी? दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? तो कंप्यूटर जनरेशन के दूसरे पीढ़ी में। ठीक है, कोबोल भाषा का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? बताएं। कोबोल। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्य और बिजनेस के लिए कह लें कोबोल भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था जिसे 1976 में सफलतापूर्वक विकसित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका क्रे-1। क्या है? क्रे-1। ठीक है, ग्रे-1 नहीं है, क्रे-1 है। मैं फिर से बना दूं, क्रे-1। ठीक है, याद रखेंगे। अब इस तरह से ये आपको याद रहेगा। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संक्षिप्त कोड या प्रतीकों को क्या कहा जाता है? बताइए। अब जैसे प्रतीक क्या है, ADD, सब, MUL, तो इनको हम निमोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, 84 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आप 85 देखिए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है और जो तकनीकी कंप्यूटर है कि किस पीढ़ी से संबंधित हैं ये? बताएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ULSI, इसका राइट आंसर है आपका 5वीं पीढ़ी। ठीक है, 5th जनरेशन। जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? बताइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसका राइट आंसर है दोस्तों, वेब पेजों को इंटरैक्टिव और डायनेमिक्स बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 87 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है जिसे सीडैक द्वारा 1991 में बनाया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका परम 8000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रोग्रामिंग है उसमें मौजूद किसी त्रुटि या गलती को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको बग कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा।
गणना करने वाले प्राचीन उपकरण जिसका नाम है एबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है चीन में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोर्स कोड को एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलने वाले ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, तो सोर्स कोड को एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलने वाले ट्रांसलेटर को कंपाइलर कहते हैं, याद रखिएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जे प्रेस्पर एकर्ट और जान मॉचली जी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का उदाहरण है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, PHP। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट नोइस और जैक किल्बी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा के कोड को लाइन बाय लाइन जांचने और निष्पादित करने वाले को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरप्रेटर। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग भाषा के कोड को लाइन बाय लाइन जांचने और निष्पादित करने वाले को इंटरप्रेटर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आधारित पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था जिसे 1975 में पेश किया गया था? तो दोस्तों बताएं, क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या होगा? अल्टेयर 8800। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर आधारित पहला पर्सनल कंप्यूटर जिसका नाम था अल्टेयर 8800। ठीक है, जिसे 1975 में पेश किया गया था, आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 96 है आपसे, HTML का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वेब पेज डिजाइनिंग और निर्माण। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस किसे माना जाता है? तो दोस्तों एलन ट्यूरिंग इसमें राइट आंसर आपका हो जाता है, मैंने पहले सेशन में भी बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपसे, आप पढ़िए इसको। एंड्रॉयड ऐप्स विकसित करने के लिए आधिकारिक तौर पर किस प्रोग्रामिंग भाषा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्विफ्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर की बुनियादी वास्तुकला का प्रस्ताव 1945 में किसने दिया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, तो कंप्यूटर की बुनियादी वास्तुकला स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर का प्रस्ताव 1945 में किसने दिया था? दोस्तों नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, और आज के इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्रामिंग भाषा के नियमों और सिंटैक्स की गलतियों को ठीक करने की जो प्रक्रिया है को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन बी, डिबगिंग कहते हैं उसको, डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों आपकी बारी है वीडियो को लाइक करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।